लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूँ इसी के कंपेयर में, तो मैक्सिमम आप कितना पे स्केल इसमें जो भी है कोई भी स्टूडेंट ले सकता है? देखिए, वैसे मैंने जैसे मेरा फर्स्ट फैशन मर्चेंडाइजिंग का कोर्स था और मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ जॉब किया हुआ है। तो जो मेरे सीनियर मर्चेंडाइजर्स थे उनकी पे स्केल समवेयर अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ रहती थी। ये भी मैं आपको बता रही हूँ 2012 की, आई एम श्योर अब ज़्यादा ही होगा। और विजुअल मर्चेंडाइजर्स की पे उससे ज़्यादा रहती थी क्योंकि उनका फील्ड वर्क ज़्यादा होता था। हम लोग का ऑफिस वर्क ज़्यादा होता था, उन लोग का फील्ड वर्क ज़्यादा होता था। लेकिन डिज़ाइनिंग के साथ साथ मर्चेंडाइजर्स और विजुअल मर्चेंडाइजर्स का भी स्कोप बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं कि जिसको सीखने के बाद या जिसको अगर आप डिटेल में नॉलेज लेते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हो। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। फैशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ होते हैं या जिस लाइन में आप अपने करियर को बना सकते हो या जिस अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रियम मैम से, जानेंगे कि उन्होंने अभी तक इस लाइन में क्या क्या चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस गेन की और उनके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं आजकल के स्टूडेंट्स कौन कौन सी नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छे बिजनेस को आगे रन करा सके और अपने स्टोर को अगर वो रन करा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कैसे करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग इंटरव्यू सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। एंड मैम मैं चाहूँगा कि आप एक अपना छोटा सा इंट्रो जो है वो सबको दे दें ताकि जान सके कि आपने कहाँ से कोर्सेज वगैरह किए और किस तरीके से आगे कर सकते हैं बच्चे। मेरी प्राइमरी एजुकेशन तो बदायूं की ही थी, मैं बदायूं से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड आई डिड ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट मैंने पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन न्यू दिल्ली से फैशन रिटेल मैनेजमेंट किया और फिर कई जगह इंटर्नशिप्स, कई एक्सपोर्ट हाउसेस में इंटर्नशिप्स करी। उसके बाद फिर मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर में एज अ फैशन मर्चेंडाइजर जॉब किया है अराउंड अ ईयर। एंड नाउ आई एम मैरिड एंड आई एम रनिंग माई ओन स्टोर, आई एम रनिंग माई ओन शोरूम रंगमाया साड़ी संसार इन बरेली। ओके, सो मैम जब आपने जॉब की तो स्टार्टिंग से ही आपका फोकस मतलब था कि मुझे आगे इसमें करना है, या फिर जब आपने मतलब जॉब शादी से पहले की थी या शादी के बाद इस चीज़? जॉब शादी से पहले ही करी थी। एक्चुअली मेरा बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड था उस समय। मैं एक्चुअली एकेडमिक्स में अच्छी थी। आई टॉप माई क्लास 10th देन 12th एंड देन आई वॉज गुड इन ग्रेजुएशन ऑल्सो। तो मेरा ये था एम कि मैं MBA करूँगी स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने कैट की भी तैयारी करी, मैंने मैट की भी तैयारी करी एंड देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई विल नॉट बी एबल टू डू मैनेजमेंट। बट मेरी एक फ्रेंड ने पर्ल एकेडमी का इन एंट्रेंस दिया था, निफ्ट का भी एंट्रेंस दिया था, तो मैंने मेट के थ्रू पर्ल एकेडमी क्वालिफाई करा। फिर GD क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। उसके बाद जब मैंने अपने कोर्स का क्यूरिकुलम देखा तो आई रियलाइज दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू इन माय लाइफ। फैशन रिटेल मैनेजमेंट इज़ माय कोर्स। सी फैशन रिटेल मैनेजमेंट जो था वो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिज़ाइनिंग। इसमें सभी कुछ था, इसमें मर्चेंडाइजिंग भी था, इसमें स्टोर ऑपरेशंस भी थे, इसमें स्टॉक मैनेजमेंट भी था। तो ये कुछ था जो हाँ मैं करना चाहती थी, ये मेरा कुछ एप्टीट्यूड था। ओके, तो मैम सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फैशन डिज़ाइनिंग की जो हम बात करते हैं तो इसमें किस किस तरीके के कोर्सेज होते हैं और जो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कोर्स करने से पहले या वो जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें क्लियर नॉलेज नहीं है, उन्होंने बस एक वर्ड सुन रखा है फैशन डिज़ाइनिंग, तो वो उसी को सब चीज़ समझते हो। मैं चाहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि किस किस तरीके के कोर्सेज होते हैं और आप उनमें कैसे कैसे जा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, मतलब अगर फैशन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में फैशन डिज़ाइनिंग एक कोर्स आता है, फैशन डिज़ाइनिंग ही होता है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अपना अपना सेगमेंट ढूंढ सकते हैं। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग तो एक कोर्स है ही है, उसके साथ साथ फैशन मर्चेंडाइजिंग, स्टोर ऑपरेशंस एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये तीन जो मैंने बताया मैं आपको बताती हूँ। फैशन मर्चेंडाइजिंग इज़ ऑल अबाउट स्टॉक मैनेजमेंट, जिसमें आप किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ते हो या किसी भी बड़े शोरूम के साथ जुड़ते हो तो उसका स्टॉक मैनेजमेंट को हम फैशन मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं। स्टोर ऑपरेशंस जो होते हैं इट्स अबाउट मैनेजिंग योर ओन स्टोर, ऑल द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्टोर। विजुअल मर्चेंडाइजिंग अगर हम बात करते हैं तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आता है द होल लुक ऑफ योर स्टोर, बी इट विंडो डिस्प्ले,
be it your brand image, your brand logo, your color combinations of the showroom which you have applied in your showroom. ये सब चीज़ें विजुअल मर्चेंडाइजिंग में विजुअलाइजेशन हाँ जी, कैसे कितना सुंदर हम अपने स्टोर को दिखा सकते हैं, हम अपने स्टॉक को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, हम अपना शो विंडो कैसे बना सकते हैं, हम अपने शोरूम का कलर कॉम्बिनेशन कैसे रख सकते हैं कि जो सूदिंग लगे। अगर कस्टमर हमारे शोरूम में एंटर हो रहा है तो स्टोर का क्या अरोमा होना चाहिए, कितनी लाइटिंग होनी चाहिए, क्या म्यूज़िक चल रहा हो, ये सब चीज़ें विजुअल मर्चेंडाइजिंग में आती हैं। तो स्टूडेंट जो है वो अपने अपने कैपेबिलिटीज़ या अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं कि उन्हें मर्चेंडाइजिंग करनी है या उन्हें ऑपरेशंस में जाना है, उन्हें फ्रंटल ऑफिस में बैठना है या उन्हें विजुअल मर्चेंडाइजिंग जाना है। ओके और इसके अलावा आपने एक और बताया भी मुझे, मतलब विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो उसमें केवल यही रहता है हमारा सारा कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने शोरूम को। इसमें बेसिकली यही रहता है, उसमें आपको डिफरेंट थीम्स के बारे में सिखाते हैं और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के इंपॉर्टेंस बताते हैं कि अगर हम अब जैसे रंग माया है, जैसे मेरा शोरूम है ये पूरा वाइट है, तो दिस बेसिकली क्लासीफाइज दैट दिस स्टोर विल लुक वाइड, इट विल लुक लॉन्ग एंड वाइड। और म्यूज़िक भी बहुत सूदिंग रखते हैं, जैसे कि कस्टमर आए तो उसको ज़्यादा ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, सब चीज़ें बहुत सूदिंग रहें, अरोमा आपका बहुत सूदिंग रहे, तो इट्स ऑल अबाउट दिस। सो अगर मैं आपके शोरूम की बात करूं तो ये आपने खुद ही डिज़ाइन, मतलब इसका नहीं, मैंने खुद डिज़ाइन नहीं करा, ऑब्वियसली एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे कोर्स में सब कुछ था। आपके कोर्स में सब कुछ था। अच्छा मैम, अगर मैं बात करूँ, हालांकि अब आप अपना बिजनेस रन करा रही हो, अगर आप जॉब में होती तो आप किस तरीके से अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस भी है डिटेल में अंदर, क्योंकि आप जॉब कर चुकी हो, कैसे आप ग्रोथ कर सकती थी उसमें, या जो बच्चे कर रहे हैं वो किस तरीके से अप्रोच करके आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, व्हेन इट कम्स टू फैशन डिज़ाइनिंग, सबसे ज़्यादा तो जो हमें कोर्स में मिलती है वो यूजुअली थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो मैं सजेस्ट करूँगी उन स्टूडेंट्स को कि वो किसी ना किसी अच्छे डिज़ाइनर के साथ असिस्ट करें फॉर इनिशियल ईयर्स। तो उन डिज़ाइनर्स को असिस्ट करके उनको जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो बहुत मायने रखता है। दूसरी बात ये, अगर वो बंदा जो स्टूडेंट है वो अपना खुद एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे जो भी उसके डिज़ाइंस हैं वो डिज़ाइंस मैन्युफैक्चरर्स के पास लेके जाए, मैन्युफैक्चर से उसके 10-12 पीस डिज़ाइन कराए, उसके बाद वो उसी पर्टिकुलर सिटी में अपना कस्टमर टारगेट करे कि मुझे इन शोरूम्स में वो डिज़ाइंस देने हैं, वो उन शोरूम्स पे डिज़ाइन डिस्प्ले करवाए। उसके बाद जब वो डिज़ाइन सेल आउट हों तो कस्टमर से उसका फीडबैक ले, कस्टमर रिव्यू ले, कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे कि जो मैंने डिज़ाइंस आपको दिए हैं उसमें वो आप कंफर्टेबल थे नहीं थे, आपको पसंद आए नहीं आए, पसंद नहीं आए तो क्यों नहीं आए। एक तरीके से इट्स ऑल अबाउट अ बिजनेस, मतलब एक तरीके से बिजनेस आइडिया हो सकता है कि बिल्कुल बिजनेस आइडिया हो सकता है। दूसरी बात, हमें उसके लूप होल्स पता चल जाएंगे कि कस्टमर को किस चीज़ से प्रॉब्लम थी, उसको क्या पसंद नहीं आया, फिर हम उस पर वर्क ऑन कर सकते हैं कि उसको क्या पसंद नहीं आया, हम अपने डिज़ाइंस को उसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को उस हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर हम इस वे पर काम करते हैं इस तरीके से तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कॉस्टिंग हमारे हाथ में होगी। अगर हम मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं तो हमें सब पता होगा कि हमारी ये डिज़ाइन है, इसमें इतनी कॉस्टिंग लगी, हम कॉस्टिंग को भी मैनेज कर सकते हैं कि चीज़ जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉस्टली ना बैठे। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि यूजुअली जो कस्टमर्स हैं वो हाई एंड डिज़ाइनर्स को पसंद करते हैं। सव्यसाची हो गया, मनीष मल्होत्रा हो गया, वो कहीं भी जाए उनको ये लगता है कि हमें कुछ ऐसे डिज़ाइंस मिलें। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उन डिज़ाइन से इंस्पायर होके कुछ अपना एक डिफरेंट कंसेप्ट भी बना सकते हैं, उनको एक नया डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको उस कंसेप्ट को आगे लेके जा सकते हैं और मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके अपने डिज़ाइंस बनवा के उनको डिफरेंट जगह एलोकेट करा सकते हैं। तो दिस विल बी अ गुड बिजनेस आइडिया आई थिंक। ओके मैम, अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ मैं, और यहाँ पर आपने ये बिज़नेस आइडिया हमें जो बताया, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप किस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकती हैं ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ भी कर सकें और उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े? डिज़ाइन स्टूडेंट्स की बात करें? जी। डिज़ाइन स्टूडेंट्स को तो हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारी वर्कशॉप है यहाँ पर, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन गेट देयर डिज़ाइंस ओवर हियर और हम उसको मैन्युफैक्चर करा सकते हैं क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है बरेली में, हम उसको मैन्युफैक्चर करा सकते हैं और इफ़ दे वांट दे कैन गेट इट हियर एंड इफ़ दे वांट दे कैन गेट इट सोल्ड एनीवेयर इन द मार्केट और उसके वो रिव्यूज़ ले सकते हैं मार्केट से और उनकी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे हमसे
जो भी 10-12 पीसेज या जो भी बनवाएंगे हमसे, वो डिफरेंट स्टोर्स पे उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो उससे उनको पता चलेगा कि उनके डिज़ाइन सेलेबल हैं या नहीं हैं, और उन्हें आगे कैसे वर्क ऑन करना है, आगे उससे कैसे वर्क ऑन करना है। और इसके अलावा अगर कोई अपनी डिज़ाइंस आपको सेल आउट करना चाहता है लाइक, तो क्या वो आपको दिखा सकता है अपने डिज़ाइन? बिल्कुल दिखा सकता है। ओके। बल्कि हम ये चीज़ कर भी रहे हैं, हम आपके शोरूम पे भी कर रहे हैं, ये रंगमाया पे, कि स्टूडेंट्स आते हैं और जो भी अपने डिज़ाइंस लेके आते हैं हम उसको बाय भी करते हैं डिज़ाइंस को, और उनके लिए मैन्युफैक्चर भी कराते हैं। अच्छा, कस्टमर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन में कि ये सव्यसाची का डिज़ाइन है, हमें ऐसा ही लहंगा चाहिए। सो व्हाट वी डू इज़ वी गेट इट कस्टमाइज फॉर देम। क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर हम सारा हैंडवर्क भी कराते हैं, तो हम पूरी की पूरी डिज़ाइन उसको एज इट इज़ कॉपी करा के भी दे सकते हैं। प्लस जो हमारा अपने पर्टिकुलर आइडियाज़ होते हैं, जैसे जो भी मैं देखती हूँ, जो मेरे पर्टिकुलर आइडियाज़ है कि मैम आप इसे ऐसे करा लीजिए, या फिर इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। That also we get it customized for them. ओके मैम, अगर मैं बात करूं डिज़ाइंस की, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग की, तो इस चीज़ का जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ का डिसीजन कैसे ले कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग में या फैशन मर्चेंडाइजेशन में, या जो आपने एक और बताया विजुअल मर्चेंडाइजेशन में, मतलब वो इस चीज़ का डिसीजन कैसे ले कि वो उसे कौन से कोर्स में जाना चाहिए? देखिए, फ़ैशन, मुझे लगता है फ़ैशन इज़ एन आर्ट। ये कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल तो नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ाई करके इसका एंट्रेंस क्लियर कर लोगे और उसमें आगे जा सकते हो। फ़ैशन डिज़ाइनिंग, मुझे लगता है अपना स्टूडेंट को खुद पता होना चाहिए कि उसका वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, क्या वो डिज़ाइंस डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता है, क्या वो फाइन आर्ट्स में अच्छा है, क्या उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, आप सिंपल वर्ड्स में कहो क्या उसकी ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छी है। अगर नहीं है तो वो फैशन बिजनेस में एंटर करने के लिए मर्चेंडाइजिंग भी चूज़ कर सकता है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी चूज़ कर सकता है, स्टोर ऑपरेशंस भी चूज़ कर सकता है, बिकॉज डिज़ाइनिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी इलेबोरेट फील्ड, और वो स्टूडेंट को खुद पता होना चाहिए कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है, स्टार्टिंग से, तभी वो उस चीज़ को चूज़ करे, अदरवाइज वो फैशन लाइन के और भी फील्ड में जा सकता है, लाइक मर्चेंडाइजेशन और इन सारी चीज़ों में। मर्चेंडाइजिंग है, स्टोर ऑपरेशंस हैं, वो इसमें कर सकते हैं। स्टोर ऑपरेशंस के बारे में मैम थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं जानना। स्टोर ऑपरेशंस बहुत सिंपल है। स्टोर ऑपरेशंस जैसे आप डिफरेंट स्टोर्स में जाते हो, जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं उन पे पूरा बर्डन होता है स्टोर को मैनेज करने का। जो दिन के दिन डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो उन्हें करता है, प्लस जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो हेड ऑफिस भेजनी होती हैं। सारे स्टॉक मैनेजमेंट हो गया कि उसके स्टोर में क्या कमी है उसको वो पूरी करता है। जो भी उसके स्टॉक में कमी होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसको हेड ऑफिस रिपोर्ट करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोर ऑपरेशन। जो फ्रंटल ऑफिसेज होते हैं, फ्रंटल बिजनेस होता है, दिस इज ऑल अबाउट। एक क्वेश्चन ये है कि स्टोर ऑपरेशंस में या मान लीजिए ज्वाइन करने के लिए किसी भी कंपनी को या किसी भी अच्छे ब्रांड को क्या ज़रूरी है कि आपने कोर्स किया हो? देखिए, किसी अच्छी ब्रांड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप पे कुछ मिनिमम एजुकेशन, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हो। नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, वो स्टार्टिंग से अच्छे होते हैं, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना जानते हैं। देन इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स में इंटर्नशिप्स की होती है, उन पे एक्सपीरियंस होता है, उन्हें नॉलेज होती है डे टू डे KPIs की कि स्टोर में क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन दे कीप इट। ओके, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इस चीज़ को आगे बिल्कुल कर सकते हैं। और मैम एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और जिस समय वो कोर्स कर रहे हैं उस दौरान उन्हें क्या क्या ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे वो आगे जाके एक अच्छी जॉब भी ले सकें और आगे जाके अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ को भी रन करा सकें। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं जो लोग करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में आते हैं तो उनका एक तरीके से एंड अप हो जाता है एक अपना बुटीक खोलने के बाद ही। वो उस चीज़ को आगे कैसे कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को लेकर, या किस तरीके से उन्हें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को, लाइक वर्कशॉप वगैरह के बारे में थोड़ा सा, या हमें किस तरीके से चीज़ों को सीखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, डिज़ाइनिंग के मामले में मैं ये बोलूँगी कि जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यूजुअली जो अपना बिज़नेस स्टार्ट भी करते हैं, जो अपने बुटीक्स भी खोलते हैं, वो कॉपी करने में ज़्यादा लगे हुए होते हैं कि जो भी हमारे डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं डिज़ाइनर्स से, उनको कॉपी करते हैं एंड देन दे मैन्युफैक्चर इट एंड देन दे सेल इट। इट्स ऑल, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, you should create your own unique idea of designing. You should create your own different concept जो कस्टमर्स को अपीलिंग हो, जो एकदम डिफरेंट हो, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? अगर जैसे मनीष मल्होत्रा है या सव्यसाची है, जो डिज़ाइंस ये लोग बेच रहे हैं वही उनका कॉपी करके हम अपने शोरूम पे बेच रहे हैं, अपने बुटीक पे बेच रहे हैं, तो उसमें कुछ देयर इज़ नथिंग
important, there's nothing different in that. सो यानी कि उन्हें मतलब अपना उस चीज़ में करना चाहिए कि बिल्कुल सेम भी ना लगे. बिल्कुल, इंस्पिरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, कॉपिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. इंस्पिरेशन के नाम पे पीपल कॉपी द सेम थिंग. अच्छा, बिजनेस का तो हमें पता है कि आप जितना अच्छे से, जैसे आपने भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया दिया कि आप मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर सकते हो और उसके बाद आप अपने सिटी को भी मतलब टारगेट कर सकते हो. लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं इसी के कंपेयर में, तो मैक्सिमम आप कितना पे स्केल इसमें जो भी है कोई भी स्टूडेंट ले सकता है? देखिए, वैसे मैंने जैसे मेरा फर्स्ट फैशन मर्चेंडाइजिंग का कोर्स था और मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ जॉब किया हुआ है. तो जो मेरे सीनियर मर्चेंडाइजर्स थे उनकी पे स्केल समवेयर अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ रहती थी. ये भी मैं आपको बता रही हूँ 2012 की. आई एम श्योर अब ज़्यादा ही होगा. और विजुअल मर्चेंडाइजर्स की पे उससे ज़्यादा रहती थी क्योंकि उनका फील्ड वर्क ज़्यादा होता था. हम लोग का ऑफिस वर्क ज़्यादा होता था, उन लोग का फील्ड वर्क ज़्यादा होता था. लेकिन डिज़ाइनिंग के साथ साथ मर्चेंडाइजर्स और विजुअल मर्चेंडाइजर्स का भी स्कोप बहुत अच्छा है आजकल के इरा में. क्योंकि आजकल आप देखोगे जो भी नया शोरूम बन रहा है या जो भी नए स्टोर्स बन रहे हैं उसमें विजुअल मर्चेंडाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि कोई भी नॉर्मल एक दुकान तो नहीं बना रहा आजकल. सब लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विंडो डिस्प्ले भी बहुत अच्छा दिखे. सब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शोरूम का जो लुक है वो एकदम डिफरेंट हो. तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि वो इस फील्ड में आगे जा सकते हैं. अच्छा, विजुअल मर्चेंडाइजिंग का किसी ने कोर्स किया है, उसे बहुत अच्छी नॉलेज है और उसके सिटी में कोई नया स्टोर या शोरूम मतलब ओपन होने जा रहा है, तो वो डायरेक्टली जाकर भी उनसे मतलब कॉन्टेक्ट कर सकता है. वो अपना काम दिखाए, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो उनसे शेयर करें, अपने आइडियाज़ उनके सामने प्रेजेंट करें. बिल्कुल. एक अच्छा, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनको भी इसका पूरा आइडिया होता है. तो ये भी एक उसका सेगमेंट ही है. आर्किटेक्चर इज अ डिफरेंट थिंग. मतलब डोंट कंफ्यूज इट विद आर्किटेक्चर एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग. बहुत डिफरेंट. आर्किटेक्ट, अगर मैं सही हूँ आप मुझे बताइए, आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्ट की, तो वो डिज़ाइन करता है आपके शोरूम को. और विजुअल मर्चेंडाइजेशन की बात करूँ तो वो दिखाता है कि आपका शोरूम की दिखना कैसा चाहिए. ब्यूटीफाई. यस, ये मतलब वो उसको ब्यूटीफाई करता है कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूँ, मैं डिज़ाइनिंग की, जैसे आप इतनी सारी चीज़ें आप खुद डिज़ाइनिंग में है, तो यूनिकनेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे ज्वेलरी भी हमारा उसमें कहीं ना कहीं पार्ट होती है, तो आप इस चीज़ को फिर कैसे जज करती हैं कि हमारे इस मतलब प्रोडक्ट के साथ, हमारे इस मतलब जो भी आप चीज़ सेल आउट कर रही हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर किस तरीके की ज्वेलरी परचेज कर सकता है? देखिए, ऐसा था जब हमारी शोरूम की ओपनिंग हुई, रंगमायरा की ओपनिंग हुई, तो हमने एक चीज़ ये नोटिस करी, जो हम जो ट्रेंड फोरकास्ट करते हैं उसमें हमने एक ये चीज़ भी नोटिस करी कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो रेड कार्पेट पे या फिर फैशन शोज़ में या बॉर्ड फंक्शंस में दे वेयर सिल्वर ज्वेलरी विद सिल्क साड़ीज़ एंड विद लिनन साड़ीज़ एंड इट्स वेरी इन. आपने देखा होगा आज से कुछ 6 से 7 साल पहले भी सिल्वर ज्वेलरी यूजुअली हमारे समाज में लेडीज़ पहनती थी, तो या तो टोरिंग्स के फॉर्म में पहनती थी या पायल वायल, दैट इज़ इट. बट आजकल जो लेडीज़ हैं वो सिल्वर ज्वेलरी पूरी एज अ ज्वेलरी फॉर्म एडॉन करना चाहती हैं. क्योंकि हमारा जो खुद को त्यौहार है, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो वेयरिंग इट. तो हमने सोचा कि वाई नॉट एडिट इन आर शोरूम, वाई नॉट टेक इट एज अ प्रोडक्ट एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन आर शोरूम. तो हमने इसलिए फिर एंटीक ज्वेलरी 92.5 सिल्वर स्टर्लिंग ज्वेलरी हमने रखनी शुरू करी. उसमें हम एंटीक भी रखते हैं, उसमें हम वाइट अमेरिकन डायमंड्स भी रखते हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है. मतलब कि अगर कस्टमर आपके यहाँ से ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, लाइक अपने लिए शूट ले रहा है या फिर अपने लिए कोई लहंगा ले रहा है, कोई भी ड्रेस ले रहा है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो ज्वेलरी भी परचेज कर लेता है. हाँ, जैसे जो भी अब विंटर्स के टाइम में सिल्क साड़ीज़ कस्टमर्स बाय करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि वो सिल्वर नेकलेस या सिल्वर चोकर्स जो हैं वो लेके जाते हैं. झुमकीज़ आर वेरी मच इन दीज डेज, तो दे बाय. इट मीन्स अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं, तो जो लोग अपने शोरूम्स रन करा रहे हैं, स्टोर्स भी छोटे बहुत हैं, उन्हें भी इस चीज़ को आगे रखना चाहिए, अपने बिजनेस में इस चीज़ को ऐड ऑन करनी चाहिए कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए. कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है. कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि साथ में मैचिंग क्लच पर्सेज हों, मैचिंग पोटलीज हों, तो दे कैन ऑल कीप. आजकल तो मास्क भी हैं कि आपने रेड कलर की साड़ी पहनी तो रेड कलर के मास्क हो विद द सेम एम्ब्रॉयडरी. सो दीज आर ऑल अबाउट स्टडिंग द कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड देयर लाइक्स, और जो भी उनकी चॉइसेस रहती हैं उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट लाइंस भी चूज़ करनी चाहिए. आप इस चीज़ को कैसे जज करती हो? लाइक आपने एक तरीके से देखा जाए तो ये यूनिक मतलब स्टार्ट किया कि आपने अपनी ज्वेलरी रखी, अभी आपने मार्क्स की बात की, आपने और सारी चीज़ों की बात करी. आप इस चीज़ को कैसे जज करती हो करंटली मेरे कस्टमर्स को किस चीज़ की नीड हो सकती है? इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. आप अगर शोरूम पे बैठ रहे हो, आप देख रहे हो कि कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है और आपके शोरूम पे वो नहीं है,
तो इसका मतलब यही आपका लूप होल है, आपको वो शोरूम पे अपने। कई बार होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा मेरे लहंगे में गोटा पत्ती का काम है, तो मुझे गोटा पत्ती की ही पोटली चाहिए, या मुझे गोटा पत्ती के वर्क का ही क्लच पर्स चाहिए, और अगर वो हमारे पास नहीं है तो ये हमारा ही लूप होल है ना। तो हमें इसी चीज़ को टारगेट करते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वही सारे प्रोडक्ट लाइंस भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कस्टमर हमसे मांग रहा है। कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस चीज़ को सोचती होगी कि अगर मैं किसी शोरूम पर जा रही हूँ तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। बिल्कुल। तो बीइंग अ गर्ल मतलब हाँ। इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें सभी चीज़ें चाहिए होती हैं, समझ रहे हैं आप। और एक लेडी को सबसे बड़ी बात यह है, एक लेडी को चॉइसेस, कलर्स और जो भी उसके लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं उसका ख्याल करना चाहिए। जो एक लेडी ओरिएंटेड शोरूम चला रहा है उसको पता होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आ रही है मेरे शोरूम में तो उसको क्या क्या चीज़ें भा सकती हैं। तो हमें इस चीज़ को, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस पर्टिकुलर इस चीज़ का भी कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। मैम एक चीज़ मैं चाहूँगा लास्ट में आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि जैसे अभी हमने यूनिक बिजनेस आइडिया की बात करी, और कि इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो लोग जो है 70 to 80,000 आज के अगर टाइम की मैं बात करूँ तो इसमें मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोगों को हाई फाई चीज़ें ही खरीदनी है। मिडिल क्लास सेगमेंट को टारगेट करने के लिए आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो किसी भी डिज़ाइनर को ध्यान रखनी चाहिए? मिडिल क्लास कस्टमर को टारगेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए उसे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग। अगर इट डिपेंड्स कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का काम यूज़ कर रहे हो। अगर आप उसमें अपनी कॉस्ट को मैनेज करते हुए चल रहे हो तो उसका जो एंडिंग अब प्राइस आएगा वो ऐसा होना चाहिए जो एक मिडिल क्लास कस्टमर अफोर्ड कर सके, वरना वो किसी काम का नहीं है। मैम आपके अकॉर्डिंग एक मैं लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास दोनों की बात करूं तो वो किस प्राइसिंग तक की चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हो? क्योंकि आप ऑलरेडी शोरूम पर बैठती हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो कस्टमर रिस्पॉन्स है कि वो किस रेंज तक की चीज़ें देखते हैं और वो किस रेंज तक की चीज़ें परचेज कर लेते हैं। देखिए बरेली में ऐसा 10% कस्टमर सेगमेंट ही होगा जो 30-40 हज़ार की साड़ियाँ अफोर्ड कर पाए या फिर 30-40 हज़ार के सूट्स अफोर्ड कर पाए। ऐसा बहुत ही कम सेगमेंट है, लेकिन जो मेजर सेगमेंट है वो उसका रेंज समवेयर अराउंड 5 to 15,000 के बीच में रहता है। 5 to 15,000 यानी कि जो हमारा मैक्सिमम अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो 5,000 से 15,000 की चीज़ें वो लोग परचेज कर लेते हैं। जी। और कुछ जो हमारा 10% कस्टमर सेगमेंट की मैं आपको बात कर रही हूँ वो वो हमारा बिज़नेस नहीं बनाता। हमारा बिज़नेस वही 90% कस्टमर बनाता है जो जिनकी रेंज ये 5 to 15,000 के बीच में ही रहती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इस रेंज में उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी शो कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस उनको दे पाएँ। एक्चुअली मैंने सुना है कि आप एज अ चीफ गेस्ट भी बरेली में कुछ कॉलेजेस में फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर लेक्चर्स दे चुकी हैं। सो मैं एक आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से फिर आपने कम्प्लीटली इसको बिल्कुल ही अपनी लाइन, मतलब जो है एक इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि हमें इस चीज़ में, मतलब आफ्टर जब आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ही एकेडमिक ओरिएंटेड थी शुरू से। एक्चुअली माई एल्डर सिस्टर शी वॉज हेड डिज़ाइनर इन पूमा स्पोर्ट्स। ओके। सो लुकिंग एट हर, फॉलोइंग हर, एंड देन दिल्ली में जब मैं गई तो उसके बाद भी तभी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे तो MBA करना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो इस वजह से मैं कैट क्लियर नहीं कर पाई। बट देन जब मैंने औरों को भी देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा कि चलो निफ्ट का भी दे देते हैं, पर्ल का भी दे देते हैं, लेकिन जब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया तो मुझे हल्के हल्के इसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे को समझ में आ गया कि मुझे जाना ही इसी लाइन में। और लकीली मेरी शादी भी मेरी मैरिज भी ऐसे घर में हुई जहाँ पे यही बिज़नेस है, तो सोने पे सुहागा, मुझे भी वही लाइन मिल गई और आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो आई एम डूइंग माई ओन थिंग एंड इससे बढ़िया क्या बात है कि मेरा खुद का शोरूम ही कपड़ों का और ज्वेलरी का है। एक ये भी मैं चाहूँगा कि लास्ट में कि कोई एक ऐसा आपकी तरफ से स्पेशल मैसेज जो हमारे बच्चे, लड़के या लड़कियाँ जो भी कर रहे हों, मतलब इस तरीके की कि उन्हें अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो अप करना चाहिए ताकि वो एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब भी कर सकें और अपनी लाइफ में एक अच्छे कैरियर को डेवलप कर सकें। मैं यही कहना चाहूँगी, जो गलतियाँ मैंने करी हैं, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए किसी को भी। अगर सब MBA, उस समय एक MBA का था ईयर 2010-2012 कि सब MBA कर रहे हैं तो मुझे भी MBA करना है, सब कैट दे रहे हैं तो मुझे भी कैट देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप खुद जानो कि आपकी क्या एप्टीट्यूड्स हैं, आपके क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, आप उसी एरिया में जाओ।
अदरवाइज़ क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे आप, हर साल एंट्रेंसेस दोगे, हर साल क्लियर नहीं कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। और जब तक आप अपने इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करोगे, अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपना एम अपना अचीव नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने कहा डिज़ाइनिंग, ज़रूरी नहीं है अगर कोई बंदा फैशन बिजनेस में जाना चाहता है तो वो डिज़ाइनिंग ही करना चाहता है। और भी बहुत से सेगमेंट्स हैं जो फैशन बिजनेस में उसको एंटर करने के बाद समझ आएंगे और उसको उसमें मज़ा आएगा करने में। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिज़ाइनिंग ही करता रह जाए। जैसे मैंने आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग बताया, मैंने मर्चेंडाइजिंग बताया, स्टोर ऑपरेशंस बताया, इसमें भी बहुत स्कोप है लोगों का आगे जाने में और पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और आई थिंक लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो सबसे बेसिक हमारा जो पॉइंट निकल के आया, जो हमारा फोकस था कि यूनिक बिजनेस आइडिया पे लोग फोकस कर सके, क्योंकि आजकल लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि एक ही जगह जाना चाहते हैं। जो आजकल देख रहे हैं, खुद की क्रिएटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते, खुद के ब्रांड को डेवलप करने में फोकस नहीं करना चाहते। तो ये भी एक बहुत अच्छी आपने जो हमें बताया, इस बारे में आइडिया दिया कि अगर वो लोग अपने सिटी के ही लोगों को टारगेट करते हैं और एक अपनी सिटी से ही एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो वो भी अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड परफॉर्म करा सकते हैं बहुत ही कम समय में। एक्सपीरियंस तो वहीं से मिलेगा जहाँ वो रह रहे हैं, एक्सपीरियंस उन्हें वहीं से मिलेगा जहाँ वो मिलेगा और फिर वो उस चीज़ को बड़े लेवल पर भी मतलब जो है वो इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैम की डिटेल्स हैं, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर कोई आप में से अप्रोच करना चाहता है, कोई अपने डिज़ाइंस दिखाना चाहता है, कोई अपने डिज़ाइंस भेजना चाहता है, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मैम को शो ऑफ कर सकते हैं, इवन शोरूम पर आकर आप उन्हें दिखा सकते हैं। रंग माया साड़ी संसार के नाम से शोरूम है यहाँ पर बरेली में। और इसके अलावा अगर आप लोग वर्कशॉप से रिलेटेड कोई डिटेल चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई डिटेल चाहते हैं, तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मैम पे फेसबुक के थ्रू, और भी अदर वेज हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको मिल सके ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग इंटरव्यू सबसे पहले। थैंक यू सो मच।